नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला आज हम बात करेंगे कल यानी कि 1 फरवरी को पेश होने जा रहे केंद्रीय बजट की। यह बजट कई मायनों में खास है। वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट कोरोना महामारी से त्रस्त लोगों के लिए उम्मीदों भरा हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार टैक्स पेयर्स के लिए कुछ खास ऐलान कर सकती हैं। नए टैक्स स्लैब को लेकर टैक्स पेयर्स ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इस बार कुछ शर्तों के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रियल एस्टेट ये वो क्षेत्र हैं जिनके लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार के सामने महंगाई, बेरोजगारी भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़े हुए हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन आपको हम सुनवाते हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कल पेश होने वाले बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीद जताई है, क्या कुछ उनका कहना है। सुनिए जरा। जहां देश का 2022-23 का बजट कल आएगा, हमें तो पूरी उम्मीद है और राष्ट्रपति अभिभाषण में भी जिस तरह का सरकार का फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया गया है कि जो मूलभूत आम आदमी की सुविधाओं के साथ साथ जो आने वाले दिनों में हमने काम करना है, चाहे वो स्टार्टअप्स को लेकर हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात हो, चाहे R&D की बात हो, केंद्र ने पीछे भी इन पर काम किया है और आगे भी इस पर फोकस करेगी। प्लस जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की और कन्वर्सेशन जारी है, पेट्रोलियम से अब एथेनॉल और फिर क्या पता हाइड्रोजन के ऊपर हम जाए, तो हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वैल्यू एडेड इनिशिएटिव केंद्र इस बजट में लेकर आएगी, जो देश को आने वाले समय में कैसे और विकसित किया जाए उस पर कदम उठाए जाएंगे। प्लस जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो भारतमाला का नया फेज लाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को और बढ़ाने की बात हो। हर प्रदेश सरकार यही उम्मीद रखती है कि केंद्र इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लाकर प्रदेशों को और ताकत देने का काम करेगी। खास तौर पर मैं तो उम्मीद रखता हूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर करेंगे, जहां हमारी नदियों को जोड़ने का काम करेंगे, उसके ऊपर भी केंद्र इस बजट में एक बड़ा पैकेज लाने का काम करे। और इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें की जा रही हैं ये आपको हम बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अपना बजट जो है वो सरकार का पेश करेंगी। कोरोना काल में बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। टैक्स स्लैब में कमी, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बड़ा निवेश किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ाने के क्षेत्र में भी निवेश की संभावना है। छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ ही जीएसटी के टैक्स स्लैब में बदलाव और छूट की उम्मीद भी लोग कर रहे हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी की दर को कम करने की मांग की जा रही है। मेडिकल पर 18% जीएसटी को घटाने की उम्मीद लोग कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं। सैलरीड क्लास में स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। महंगाई से निजात के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाए। पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स को कम किया जाए, ये भी लोगों की एक मांग है। इसके साथ ही 5G, डिजिटल मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टरों को बढ़ावा मिले। यूनियन बजट में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर भी जोर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सीमेंट, स्टील, पेंट, पावर जैसे सेक्टर्स पर भी सरकार का जोर रह सकता है। इसके साथ ही न्यू टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी सरकार अलग से बजट का ऐलान कर सकती है। तो कल पेश होने वाला यह बजट बेहद महत्वपूर्ण। कोरोना काल में इस बजट को पेश किया जाना है। ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती की किस तरीके से अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लिया जाए, अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जाए, उसको मजबूती दी जाए। और इसके साथ ही और भी जो तमाम सेक्टर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल का सेक्टर हो, इन सभी क्षेत्रों को भी सरकार को देखना है। और क्या कुछ ऐलान किए जाते हैं, इस पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। लेकिन उम्मीद क्या की जा रही है, लोग क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लोगों की क्या डिमांड है। बहुत सारी ऐसी डिमांड
सरकार के सामने लोगों की आई हैं, जिनको सरकार पूरा करेगी तो किस तरीके से करेगी, और क्या सरकार इस कोरोना काल में इस स्थिति में है भी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इन तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद रहेगा। चर्चा हम इस बात को लेकर भी करेंगे क्योंकि देखिए, बजट को समझना और बजट को जानना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आम आदमी को जो आम बोलचाल की भाषा होती है, या यूं कह लीजिए कि सरल तरीके से, सरल शब्दों में इस बजट को किस तरीके से उनको समझाया जा सकता है, उनको कैसे बताया जा सकता है, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। और हमारी कोशिश होगी कि इस चर्चा के दौरान हम उन पहलुओं को भी छुएं, उन पहलुओं पर भी हम बात करें जो आम लोगों के लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही आज का हमारा चर्चा का विषय है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ फिलहाल वंदना पोपरी जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अब से कुछ ही देर के बाद महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ जाएंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और पंकज गुप्ता जी जो हैं वो भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर जुड़ गए, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका पंकज गुप्ता जी, जो कि सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। पंकज गुप्ता जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आते हुए सर, और आप ही का मैं रुख कर रहा हूं, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस बजट को लेकर, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, बजट एक जो बजट है, ये एक एनुअल आप कह लें फेस्टिवल है, एनुअल अफेयर है। हर साल बजट आता है जी। आम आदमी की उससे कुछ ना कुछ आकांक्षाएं जुड़ी रहती है, आम आदमी उससे काफी एक्सपेक्टेशन रखता है। परंतु जब से ये गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, बजट में बजट से पहले ही, क्योंकि देखिए अब हमारे देश में जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड डिसीजन है वो पहले ही, जो जीएसटी काउंसिल है वो पहले ही ले लेती है। तो बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन यूजुअली नहीं आता है, परंतु फिर भी आम आदमी जब भी बजट आता है तो उसकी उम्मीदें रहती है। अब देखिए, कोविड का तीसरा साल शुरू हो चुका है, आम आदमी कहीं ना कहीं कोविड की वजह से त्रस्त भी रहा है। तो बजट से एक तो नौकरी पेशा आदमी की ऐसी उसको उम्मीद है कि जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी में जो मिलती है 50,000 रुपए, बजट में इस साल हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको बढ़ा के उस लिमिट को बढ़ाए। हो सकता है कि वो लिमिट 75,000 हो होने की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम इसको 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तो किया जाए। देखिए, अगर 1 लाख होती तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, परंतु क्या है कि 1 लाख होते ही काफी बड़ी मात्रा में जो इनकम टैक्स पेई है वो उस लिमिट से बाहर निकल जाएंगे। और गवर्नमेंट, आपको पता ही है कि हमारे भारत के अंदर काफी कम लोग इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं, और 1 लाख लिमिट होने से उनमें से भी काफी बड़ी मात्रा में लोग बाहर निकल जाएंगे। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसको 50 से बढ़ाकर एक बार 75,000 75,000 जरूर करेगी। नंबर 2, एक 2-3 वर्ष पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो शेयर मार्केट है उस पर कैपिटल गेन लेके आया गया था जी। तो शेयर मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उस जो 1 लाख की लिमिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, उस लिमिट को बढ़ाया जाएगा। नंबर 3, आप देखिए जो हाउसिंग गवर्नमेंट का थ्रस्ट है हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का, और आम आदमी को हाउसिंग इंटरेस्ट के ऊपर जो रिबेट मिलती है या हाउसिंग प्रिंसिपल के ऊपर जो रिबेट मिलती है, आम आदमी उम्मीद कर रहा है, या हाउसिंग सेक्टर से भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन गया है कि वो जो 2 लाख की लिमिट है हाउसिंग इंटरेस्ट की उसको बढ़ाया जाए, और जो 1.5 लाख की प्रिंसिपल की एटीसी के अंदर रिबेट मिलती है उसको भी बढ़ाया जाए। इसी तरह कोविड की वजह से जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उस हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का सभी कंपनीज ने लगभग रेट बढ़ाया है, प्रीमियम सबके बड़े हैं। बिल्कुल सही बात। जबकि जो रिबेट 80D के अंदर मिलती है वो 25,000 की, तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को उसी ढंग से वो रिबेट को भी बढ़ाया जाना चाहिए, वो कवर की जानी चाहिए जिस ढंग से प्रीमियम बड़े हैं।
ओवरऑल मेरे को लगता है कि बजट से बहुत ज्यादा, क्योंकि कारण क्या है कि मैंने जैसे बताया कि ये गवर्नमेंट काफी प्रोएक्टिव है, लगातार काम करती रही है, काम चेंजेस करती रही है लोगों को ध्यान में रखते हुए। जीएसटी काउंसिल बनी है, जीएसटी काउंसिल समय समय पर अपने डिसीजन लेती रही है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जीएसटी की स्लैब में कुछ कमी की जाए, क्योंकि अब आज भी जीएसटी के आंकड़े आए हैं और लगभग 1,38,000 करोड़ से करीब मतलब जीएसटी की कलेक्शन हुई है और लगातार जीएसटी कलेक्शन बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट कुछ रेट्स को, जो जीएसटी की स्लैब्स है उसको तर्क संगत कर सकती है, या कह लें कुछ स्लैब्स को कम कर सकती है। ओवरऑल महंगाई देखिए, जो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज रहने वाला है, जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोकना एक चैलेंज होगा, और उसके लिए इंटरेस्ट रेट अब गवर्नमेंट बढ़ाती है तो उसकी मार तो आम आदमी के ऊपर पड़ना स्वाभाविक है। वैसे मुझे लगता नहीं कि अभी गवर्नमेंट इसको बढ़ाएगी। तो आम आदमी की तो यही है कि अगर बहुत ज्यादा रिलीफ ना भी दे तो कोई इतने ज्यादा चेंजेस ऐसे ना कर दे जिससे कि मूल माहौल बिगड़े। बाकी ये 4-5 प्रदेशों में इलेक्शन है तो गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव हो सकता रहे कि पॉपुलर बजट देने का। आम आदमी की एक्सपेक्टेशन ये है कि बजट में कोई ज्यादा टैक्स लगाए। आम आदमी अगर बजट एज इट इज भी वो अगर ज्यादा रिबेट ना भी दे, थोड़ी रिबेट दे, तो आम आदमी उसमें भी खुश है। नहीं, लेकिन मैं वही जानना चाह रहा था आपसे पंकज जी कि क्या आपको लगता है कि सरकार उस स्थिति में है? देखिए, कोरोना काल है, पिछले 3 साल से हम लगातार कोरोना की चपेट में है पूरा देश। तो क्या आपको लगता है कि सरकार उस स्थिति में है कि लोगों को ज्यादा रियायतें दी जा सकें, लोगों को ज्यादा छूटें दी जा सकते हैं? आपको लग रहा है ऐसा? और सरकार को ऐसा कदम उठाएगी? देखिए, इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये तो बात वो है कि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट की हेल्थ सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा, और गवर्नमेंट ने जो सस्ता राशन गरीब आदमी को प्रोवाइड किया, तो गवर्नमेंट का काफी बड़ी मात्रा में जो खर्च है वो इन चीजों की मदद के ऊपर हुआ है। गवर्नमेंट के पास देखिए रेवेन्यू की तो कमी है, पर अच्छी बात यह है कि जो टैक्स मोर्चे के ऊपर गवर्नमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों बढ़ रहे हैं। और आज जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है उसमें भी बताया गया कि जो गवर्नमेंट का आर्थिक घाटा है, जो पहले वो प्रोजेक्ट कर रही थी उससे कम रहने वाला है, वो कंट्रोल में है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट देने की बजाय गवर्नमेंट का जोर मेरे को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा रहेगा। गवर्नमेंट डायरेक्ट एक इलेक्शन की मजबूरी में, जो 4 या 5 स्टेट में जो इलेक्शन हो रही है उसकी मजबूरी में अगर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देना चाहे तो बात दूसरी है। अदरवाइज मेरे को लगता है कि इस गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, और आम आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो ज्यादा संपन्न रहेगा। ठीक है, ठीक है, आऊंगा सर मैं आपके पास। महिमा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। वंदना पोपली जी, पहले मैं आपके पास आते हुए उम्मीद करें कि सरकार आम लोगों को रियायत देगी, आम लोगों को सहूलियतें मिलेंगी, आम लोगों की जो डिमांड है सबसे बड़ी, देखिए सबसे ज्यादा परेशानी अगर आम आदमी को हो रही है, मिडिल क्लास को हो रही है, गरीब लोगों को हो रही है, तो वो सबसे बड़ी है महंगाई। महंगाई को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है? दूसरा, जिस तरीके से पंकज गुप्ता जी जो है बार बार कह रहे हैं इस बात को कि भाई क्योंकि ये चुनावी साल है, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो सरकार को हो सकता है उस तरफ भी देखना हो, तो लेकिन क्या सरकार उस स्थिति में है कि भाई चुनावी झलक भी इसमें दिखाई पड़े और आम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं उनकी उम्मीदों पर भी सरकार खरा उतर पाए? वंदना पोपली जी। देखिए अमित जी, आज जो आर्थिक सर्वेक्षण सामने आया है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव अनुमान सामने आ रहे हैं। अभी हम पंकज जी को भी सुन रहे थे और सुबह से मैं लगातार जो जितने भी इकोनॉमिस्ट है उनको मैं सुन रही हूँ, और मैं ये देख पा रही हूँ कि लगातार जो है एक पॉजिटिव अनुमान की बात करें। अगर मैं याद करूं कि लास्ट ईयर में जब बजट आया था तो उस समय कोरोना का समय था, हमारे सामने समस्या थी कि वो देश जहां पर कहीं पर मास्क नहीं बनता था, पीपी किट नहीं बनती थी, वहां पर हमने वैक्सीन लाकर, जब बाकी देश अभी सोच ही रहे थे, उनके साथ हमने कुछ 2-3 देशों के साथ और बाकी बहुत सारे देशों से पहले हम वैक्सीन लेकर आए, और वैक्सीन को लाने में भी और उसके बाद इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लगाना, वो हमने काम किया। इसके अलावा जितने भी लोग थे वो कहीं पर भूखे ना रहे, उस पर भी हमने ध्यान दिया। तो वो समय था
जब हमने खर्चा किया। लेकिन आज जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिकवरी का समय दिख रहा है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट अप होती दिखाई दे रही है, हमारा जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में मुझे दिखाई दे रहा है, टॉप की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में वो चलता हुआ दिख रहा है। आपने देखा होगा किस प्रकार निर्मला सीतारमण जी ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि जो हमारी जो कमाई है वो पहले से बढ़ी है। उन्होंने यहाँ पर टैक्स कलेक्शन की बात की। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टेप ऐसे हैं जो आने वाले समय में वही तो कह रहा हूँ वंदना पोपली जी, अगर सरकार ये कह रही है कि भाई हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, कोरोना काल होने के बावजूद भी हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उसका कुछ ना कुछ फायदा तो आम आदमी को भी मिलना चाहिए ना, उस गरीब को भी मिलना चाहिए जो उसकी आस लगाए बैठा सरकार से। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं आपसे। बिल्कुल अमित जी, पिक्चर मैं वही बात आपको बता रही थी, पिक्चर बिल्कुल क्लियर आर्थिक सर्वेक्षण में भी दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से हमने काम किए हैं, जिस तरह से एफडीआई आ रहे हैं, जिस तरह से स्टार्टअप हो रहे हैं, हम स्टार्टअप को ग्रो कर रहे हैं, एफडीआईज आ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट यहाँ पर होगी, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होगी तो रोजगार भी मिलेंगे, और जितने भी राजकोषीय रूप से जो काम है वो सरकार कर सकती है। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा जो टैक्सेस है वो हमारी इनकम बढ़ी है, हमें इनकम मिल रही है तो उसका इस्तेमाल भी होगा। आप एक छोटी सी बात देखिए कि किस प्रकार से तकरीबन 4 लाख करोड़ जो है वो पैसा दिया गया था लोगों को कि कोलेटरल फ्री लोन ले सके और अपना स्टार्टअप शुरू कर सके, और उसको पहले 3 लाख करोड़ दिया गया, बाद में 4 लाख करोड़। आपने आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ा होगा इसको। तो तमाम तरह की जो चीजें 1900 किसान रेल चलाई गई हैं, तो ये तमाम चीजें जो है वो निर्मला सीतारमण जी द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी ये सब कहा गया। कोरोना के समय जो हमारे स्टेप्स है वो लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जो आज मुझे इस समय स्थिति दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं हम ग्रो करते हुए दिखा रहे हैं, हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ा रीजन ये है कि बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं मेरी सरकार के द्वारा। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाने की बात हो, या अगर यूथ है उसमें कौशल को बढ़ाने की बात हो, रोजगार प्रोवाइड कराने की बात हो। हालांकि यहाँ पर एक बात कही गई कि सर्विस सेक्टर है उसमें रोजगार की कमी आई है, लेकिन उस पर भी पूरा जब इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि रोजगार की कहाँ पर कमी आई है, कौन से सेक्टर में कमी आई है, तो आने वाले समय में किस चीज पर भी ध्यान दिया जाएगा वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर समझ आता है। तो मुझे लगता है कल जो बजट जो हमारे सामने आएगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा बजट होगा, और आर्थिक सर्वेक्षण में हमें उसकी एक झलक दिख गई है कि किन किन चीजों पर फोकस होने वाला है। ठीक है वंदना जी, मैं लौटूंगा आपके पास। महिमा जी, जो वंदना पोपली जी कह रही है, यकीन हो रहा है क्या आपको? जो दावा कर रही है कि भाई देखिए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और बाकी चीज़ों का वो जिक्र कर रही हैं, और वो भरोसा जता रही हैं कि भाई हम आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और कल वित्त मंत्री के पिटारे से जो कुछ निकलेगा वो हम सबके सामने होगा ही। लेकिन क्या आपको यकीन हो रहा है? कांग्रेस पार्टी यकीन कर पा रही है क्या? अमित जी, बात मेरे यकीन या मेरी अपेक्षाओं की है ही नहीं, मेरी पार्टी की अपेक्षाओं की है ही नहीं। बात है इस देश के किसान, ग्रामीण, नौजवान, गरीब, महिलाएं, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अगड़े, सरकारी कर्मचारी, इस देश के बेरोजगार युवा। बात है उन सबके विश्वास और पिछले 7 वर्षों में बने अविश्वास और उनकी उम्मीदों अपेक्षाओं की। सवाल ये है कि क्या ये सरकार कल जो पेश होने वाला है बजट, उसे चुनावी बजट बनाकर महज रख देगी, या फिर इन सब लोगों की अपेक्षाओं, उम्मीदों, इनके अधिकारों के प्रति अपने कर्तव्यों का एक संतुलित प्रमाण क्या अपने देश को देगी ये सरकार? ये सवाल आज खड़ा है। आज अभी चंद मिनटों पहले मैंने भाजपा की प्रवक्ता को ये कहते हुए सुना कि वैक्सीनेशन को लेकर के जो शेखियां बघारी उन्होंने, उनको लेकर के मुझे सिर्फ एक ही बात याद आई उनको सुनते ही अमित जी। पिछले वर्ष 35,000 करोड़ का जो बजट वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किया गया था वो हेडलाइन बनी, बहुत बड़ी बड़ी सुर्खियों में दिखाई दी, लेकिन कुछ महीनों बाद भी जब उसका कोई लाभ जनता को दिखाई नहीं दिया और दूसरी लहर का कहर बरपने लगा पूरे देश के ऊपर, जनता के ऊपर, तब सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेंशन करके, हस्तक्षेप करके ये कहना पड़ा था कि भारत सरकार से सवाल पूछना पड़ा था, उन्हें निर्देश देना पड़ा था कि आपने जो 35,000 करोड़ के बजट की घोषणा की थी, क्या वो जुमला था या आप उसे जनता के लिए लगाएंगे? जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस समय कमर कसी थी सरकार की और उन्हें ये कहा था कि 35,000 करोड़ का जो बजट आपने दिखाया था जनता को, उसको आज आप क्रियान्वित करें, लोगों के लाभ उसको लगाएं।
तो देखिए इस सरकार की हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है, घोषणाएं बड़ी बड़ी और जो काम है जो जब प्रैक्टिकल सामने आता है तो ये दिखाई देता है कि घोषणाओं के सामने सच्चाई बहुत बौनी हो जाती है। चुनावी बजट की बात इसलिए भी आती है अमित जी, क्योंकि पिछले बहुत वर्षों में हम देखते रहे हैं कि ये कुछ राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, असम है, केरल है, पुदुचेरी है, उत्तराखंड है, ये कुछ हमारी प्रांतें, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर चुनाव बजट के आसपास ही होता है। और इस सब में से उत्तर प्रदेश, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है आज देश का, कि उत्तर प्रदेश किस तरह से हमारे देश की राजनीति को, हमारे देश की सत्ता की जो परिस्थितियां हैं उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है, वहां की जो चुनाव की परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसलिए सीधी सी बात है कि यदि ये सरकार महज लुभाने के लिए या उस प्रकार से अपना बजट पेश करती है, मैं लौटूंगा आपके पास, आ रहा हूं मैं, किसी से छुपेगा नहीं। लेकिन बहरहाल बहुत जो जरूरी बात है जो सभी को पता है, चुनाव आयोग के बड़े सीधे सीधे, बड़े ही सटीक इस मामले में निर्देश हैं और ये बिल्कुल साफ है कि चुनावी प्रदेशों को लेकर के सीधे कोई घोषणा नहीं हो सकती। तो अब ये देखने वाली बात है और हम सभी आतुर हैं देखने के लिए कि किस प्रकार से कल सरकार 2017 में भी उन्होंने अपने नहीं, आपको इस बात का डर सता रहा है क्या महिमा जी? क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ ऐसे वादे हो जाएं जो इम्पैक्ट डालें इन चुनावों के ऊपर? ये डर सता रहा है क्या आपको? क्या डर? जी अमित जी, डर ये शब्द हमारी डिक्शनरी में या हमारी शब्दावली में नहीं आता। ये शब्दावली तो भाजपा की है जो आज पेगासस के खौफ में जी रही है, जो खुलासे हो रहे हैं और खुलासे दर खुलासे जो किसानों के खौफ में जी रही है। ये डर तो आज भाजपा की शब्दावली में या भाजपा के पूरी कार्यशैली में नजर आता है। डर ना कांग्रेस की संस्कृति है, ना हम दूसरों में डर डालते हैं, ना अपने आप डर से अपने कार्य करते हैं। हम तो बुलंदी के साथ इस देश का भला करते आए हैं, हम अपने नागरिकों के प्रति कदम उठाते आए हैं और उसी निडरता के साथ, उसी बुलंदी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कल के बजट को भी हम सब देखने को आतुर हैं। ठीक है वंदना पोपली जी, आपको बहुत हंसी आ रही है और पंकज जी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी मैं देख पा रहा हूं। मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन वंदना पोपली जी पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं पंकज जी के पास जाऊंगा। अमित जी, महिमा जी जब डिबेट में होती है तो मुझे लगता है मनोरंजन बहुत होता है, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल होता है। राहुल गांधी जी हिंदुत्व और हिंदू में अंतर दिखाते हैं तो ये तरह तरह के शब्द इस्तेमाल करती हैं। चलिए, इनकी अपनी मर्जी है जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। सबसे पहले इन्होंने कहा कि 7 वर्षों का अविश्वास, 7 वर्षों का अविश्वास में 2 इलेक्शन हैं जो मैं अगर केंद्र सरकार की बात करूं और उसमें इनकी पार्टी का क्या हाल हुआ, वो अविश्वास की बात करते हैं। 7 सालों का अविश्वास जिसमें फुल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसमें ये अविश्वास की बात करते हैं। और अविश्वास क्या होता है कि आपकी जो सीटें हैं उनका नंबर काउंट कर लीजिएगा, तब पता चल जाएगा अविश्वास क्या होता है। दूसरी बात, आपने यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बात करी। राहुल गांधी जी भी कहा करते थे, बहुत सारे विरोधी दल भी कहा करते थे कि ये मोदी जी की वैक्सीनेशन आएगी, मत लगवाइए। और 150 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन लगा दी गई है, अगर आप उसको फेलियर बता रहे हैं तो वो आपको मुबारक। लेकिन मुझे इतना मालूम है पूरा देश जो है वो उस वैक्सीन पे विश्वास कर रहा है और ये जो बीमारी है सिर्फ भारत की नहीं थी, वैक्सीन लगने के बावजूद भी प्रॉब्लम बाकी देशों में भी आई है, लेकिन हमें अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास था। हमने अपने वैक्सीन को जो है उसको इम्प्लीमेंट किया, हमारे देश ने विश्वास दिखाया, मोदी जी पर विश्वास दिखाया, अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास दिखाया और सबने वैक्सीन लगवाया। हो सकता है कि आपके नेता की तरह आपको शोर मचाने की आदत हो, आप हिंदुत्व करते रहते हैं, आप लगातार तरह तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल करते रहते हैं, वो आप करिए। लेकिन एक चीज है, जिस आप अविश्वास की बात कर रहे हैं वो अविश्वास अपने वोटों में देखिए। आप वेस्ट बंगाल में कहाँ थे? कहीं दिखाई नहीं दिए। आप वेस्ट बंगाल में आप कहीं दिखाई नहीं दिए, आप स्टेट्स में कहीं पर दिखाई नहीं, लेकिन वहां तो देखिए फिर डिबेट ना डील हो जाएगी। वंदना पोपली जी खड़े हो ना
डिबेट डीरेल हो जाएगी, मैं वो बात कहना नहीं चाहता, लेकिन वहां तो आप भी सरकार बनाने का दावा तक ठोक रहे थे ना, आप तो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, आपने तमाम टीएमसी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उसके बावजूद भी आपको बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए अमित जी, आप शायद मेरी बात को समझे नहीं है जी। मुझे एक बात बताइए कि जहां पर हम कुछ नहीं थे वहां पर हमारा इतना बढ़िया ठीक है वंदना बोपन्ना जी, देखिए इसको लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, आज चर्चा हम बजट को लेकर कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि हम बजट पर हैं, बजट को लेकर ही हम चर्चा करें, उसके इर्द गिर्द ही हमारी चर्चा रहनी चाहिए। ऐसा क्यों है जी? हाँ ठीक है। अमित जी 10 सेकेंड दीजिएगा मुझे सिर्फ इस समय। अच्छा बोलिए आप। डर जब बोलता है तो ऐसा सुनाई देता है अमित जी। मैंने तो पिछले वर्ष की बजट घोषणा की बात की, मैंने तो वैक्सीनेशन के फेलियर और उसकी सक्सेस पर तो मैं गई ही नहीं। डर और बौखलाहट जब बोलती है बिल्कुल ऐसी सुनाई देती है। रिवाइंड करके सुनिए, आपने वैक्सीनेशन पे कहा, आपने ठीक है ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। देखिए महिमा जी और वंदना पोपली जी, देखिए आप क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आप तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो चर्चा आज हम कर रहे हैं ना, ये सार्थक बने। पंकज जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है अभी सरकार के लिए, उसमें सबसे पहले हेल्थ सेक्टर, क्योंकि कोरोना काल है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, पिछले 3 साल से किस तरीके से पूरा देश इस कोरोना से घिरा हुआ है, बहुत मुश्किल स्थिति से देश जो है वो गुजरा है और अभी भी गुजर रहा है। एक तो मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर। किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं सर, और आज उन्होंने विश्वासघात दिवस मनाया है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके साथ ही एजुकेशन सेक्टर, आरआरबी को लेकर कितना हंगामा हुआ, प्रयागराज की बात करें, बिहार की बात करें, हमने भी देखा, आपने भी देखा। तो आपको लगता है कि इस बजट में इन 3 सेक्टर्स पर भी खास तौर पर सरकार का जोर रहेगा? एज ए एक्सपर्ट अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो सर। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ये तीसरा वर्ष है, ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड ईयर में गवर्नमेंट ने बजट के अंदर हेल्थ सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा एलोकेशन किया। जैसे कि महिमा जी भी बता रही थी कि पिछली बार बजट में कितना एलोकेशन, मैं उसमें नहीं जा रहा कि कितना उसमें से खर्च हुआ, पर एलोकेशन उसमें जो फिगर हुआ काफी बड़ी फिगर हुई। और एक बात और सत्य है कि जब कोरोना आया है तो देश की जो हेल्थ सेक्टर था, जो यहाँ की व्यवस्थाएं थी, वो एक बार एक्सपोज हुई है। पर उससे भी बड़ा सत्य ये है कि जितनी जल्दी उस व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, वो भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है। देखिए जिस समय कोरोना की पहली लहर आई तो देश में वाकई हेल्थ सेक्टर की हालत चरमरा गई थी, और दूसरी लहर बहुत भयंकर थी, परंतु वो व्यवस्था की वजह से नहीं, अब जो कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो जो जितनी वो मतलब भयंकर थी उसकी वजह से चरमराई थी, परंतु उसके बाद गवर्नमेंट ने उस व्यवस्था को दुरुस्त करने का बहुत तेजी से कार्य किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हुआ है और ये सफल कार्यक्रम रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कहे, देखिए स्टार्टिंग में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने देखो, सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के बाकी सबने विरोध किया था उसका, और गवर्नमेंट को सहयोग करने की बजाय उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था। परंतु ये एक मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसको सराहा है कि किस तरह से वो उसको इंप्लीमेंट किया गया। तो मेरा कहने का मतलब कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर तो गवर्नमेंट का ध्यान गया ही है, और उसको अब गवर्नमेंट की वो प्रायोरिटी लिस्ट में है। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट रहा कि एजुकेशन सेक्टर उसकी वजह से, क्योंकि क्या कि आपको हेल्थ के ऊपर आपको व्यवस्था ज्यादा करनी पड़ी, तो एजुकेशन सेक्टर कहीं ना कहीं निगलेक्ट हुआ है। अब गवर्नमेंट को, क्योंकि 2-3 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को अब स्कूल खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए, एजुकेशन सेक्टर को दुरुस्त करना चाहिए, अपना एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, और मेरे को लगता है कि इस बजट में उसकी तरफ ध्यान पक्का रहेगा। और तीसरा जो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जी, मैं अर्थशास्त्री हूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों ने अपना रोष दिखाया, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहे हैं उसमें, हो सकता है कि मेरे से किसी का वैचारिक मतभेद भी रहे। मेरे को लगता है कि जो कृषि कानून लाए गए थे बहुत अच्छे थे, अगर वो इंप्लीमेंट किए जाते तो किसानों की आय वाकई बढ़ती, परंतु कुछ कारणों से, कुछ विरोध की वजह से वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। हो सकता है कि मेरे से हो सकता है क्या महिमा जी तो उससे मेरे से
मतलब सहमत नहीं, वो तो सहमत भी नहीं होंगे, इत्तेफाक रखेंगे नहीं, बिल्कुल सही बात है कि वो कृषि कानून अच्छे थे और वो अगर इम्प्लीमेंट करते तो किसानों की अर्थव्यवस्था भी अच्छी, किसानों की पोजीशन भी अच्छी होती। परंतु गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में, क्योंकि किसान रुष्ट है, तो गवर्नमेंट इलेक्शंस को देखते हुए उसके लिए किसानों के लिए कुछ ना कुछ जरूर जो लोकप्रिय जो कुछ घोषणाएं कर सकती है वो किसानों के लिए फायदेमंद होगी या नहीं होगी ये तो नहीं मैं कह सकता, परंतु ओवरऑल वो देश के लिए कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं बनने वाली है। अगर वो सिर्फ लोकप्रिय हुई और वो किसानों का वाकई में भला नहीं कर पाई तो वो एक बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं रहने वाली है। ठीक है महिमा जी, देखिए जिन 3 सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, इसके अलावा एक और जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा था उसको लेकर पंकज जी का ये कहना है कि सरकार ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर में तो खासतौर पर पहले से ही सरकार का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उसका जो बजट का एलोकेशन है वो लगातार सरकार बढ़ाती जा रही है। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से और ज़्यादा सरकार इसको लेकर गंभीर हो गई है। एजुकेशन को हालांकि उन्होंने ज़रूर माना है कि हाँ यहाँ पर थोड़ी सी नेग्लिजेंसी देखने को मिली है, उसको नेग्लेक्ट किया गया है, लेकिन किसानों को लेकर उनका यह कहना है कि सरकार सही दिशा में जा रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि तीनों जो कृषि कानून लाए गए थे वो भी किसानों के हित में थे, और किसानों को लेकर अगर कोई लोक लुभावन वादा या कुछ ऐलान ऐसा करती भी है सरकार तो वो ठीक नहीं रहेगा, देश के हित में नहीं, देश के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। पंकज जी यही कहा है ना आपने? बिल्कुल, मतलब वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, हाँ मतलब हाँ एक ही बात है, वो वायदा वो होना चाहिए जो किसानों की अर्थव्यवस्था को सुधार सके, ना कि एक लोक लुभावना हो। ठीक है महिमा जी। अमित जी, कल को यदि देखिए अर्थशास्त्री हैं, उनका अपना परिप्रेक्ष्य होगा, मेरा अपना परिप्रेक्ष्य होगा, और ऐसे ही जो हर स्टेक होल्डर होता है, हर एक जो वर्ग है वो अपनी अपनी परिस्थिति से देखता है, जांचता है अपनी अपनी जो है उनके प्रति होने वाले लाभों को या हानियों को। मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारे अर्थशास्त्री मित्र से कि जो वो बात कह रहे हैं, कल को यदि अर्थशास्त्रियों को लेकर के, विशेषज्ञों वैज्ञानिकों को लेकर के कोई कानून अगर लाया जाए इस राष्ट्र के अंदर, तो क्या वो इस बात से सहमत नहीं होंगे कि वो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के, उनकी राय लेकर के लाया जाए, या फिर एक कानून ला करके उनको कह दिया जाए कि आपके लिए ये कानून ले आए हैं हम अर्थशास्त्री मित्रों और आपको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ये लोग कहते रहे कि नहीं, हमें तो लग रहा है हमें इसका नुकसान मिलेगा। बात यहाँ पर जो केंद्र बिंदु है मेरी बात का, वो है चर्चा, वो है संवाद, वो है डिस्कशन, जो हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र की रीढ़ रही है अमित जी। और मुझे ऐसा लगता है जब जब सवाल उठे हैं, जब जब आंदोलन खड़े हुए हैं, तब तब संवाद वहां से मिसिंग था। यदि सही समय पर संवाद, आज बजट की बात है, आज यदि उसके अंदर कोई अर्थशास्त्री मित्र को लग रही है कोई बात के ऐसा आना चाहिए या ऐसा ठीक रहेगा, अर्थशास्त्री अपने परिप्रेक्ष्य से देखेंगे। लेकिन देखिए अमित जी, 2017 का एक और मुझे बजट का एक वाकया याद आता है कि 2017 में जो एक हमारे यहाँ रक्षा की काउंसिल होती है, जो सलाहकार काउंसिल होती है, रक्षा सलाहकार काउंसिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सलाह देती है, उसका बजट 2017 से पहले 33 करोड़ था और 2017 में वो बजट 333 करोड़ हो गया अचानक से। और ऐसे बहुत सारे लूप होल जो कागजों में आज देखने को मिलते हैं, और फिर पेगासस जैसे बड़े बड़े झोल हो जाते हैं हमारे देश के अंदर, बहुत बड़े बड़े जो है वो घोटाले, और वो अब एक एक करके निकल रहे हैं, आ रहे हैं सामने। तो बजट जब आता है, जब कागज से पेश होता है, और जब उसकी एक्चुअल पोजीशन सामने आती है, जो बात मैंने अपने पहले कथन में कही कि 35,000 करोड़ की घोषणा जो कागजों में हुई, वो मई जून के महीने में जाकर के सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ा कि भाई कहाँ है 35,000 करोड़ रुपए, देश मर रहा है, पूरी दिल्ली में आग बनी है, शमशानों के बाहर भीड़ लगी है, 6 गज की जमीन भी लोगों को मिल नहीं रही है, आपकी 35,000 करोड़ की राशि कहाँ है जो एलोकेट की थी? तो मुझे ये बताइए अमित जी कि जिसकी घोषणा जनहित में की गई थी बजट की 35,000 करोड़, जिसकी भी सराहना की हमारे अर्थशास्त्री मित्र ने, वो असल में जमीनी स्तर पर कहाँ था? उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा था? मेरा मसला इतना सा है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क ना हो। वो कल जो घोषणा करने जा रहे हैं
वो ऐसी घोषणाएं करें जो प्रैक्टिकल हो, जिनको वो लागू कर सकें। जैसे अर्थशास्त्री मित्र ने भी कहा, उनके अनुसार प्रैक्टिकलिटी कुछ और है, मेरे अनुसार प्रैक्टिकलिटी कुछ और हो सकती है। और सरकार को सभी वर्गों को साथ लेना है। सरकार होना इसीलिए इतना कठिन है क्योंकि उनको भी देखना है जो पिछड़े हैं, और उनको भी देखना है जो अगड़े हैं। जिनके पास जो दूसरों को देने वाले हैं उनका हित भी सरकार ने ही करना है, और जो हाथ ऐसे करके खड़े हैं उनका हित भी सरकार ने ही करना है। तो इसलिए कल का बजट बहुत ही मुझे लगता है सभी के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। बहुत दिलचस्प भी है। आज की मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसके अंदर ये लिखा है, और बहुत सी ऐसी तमाम रिपोर्ट जिनके अंदर लिखा है कि आज सरकार देने की परिस्थिति में ज्यादा है। आज सरकार को देखना है वो खर्च कहाँ करे। आज सरकार के पास पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा आमदनी है, टैक्सेस के माध्यम से भी और माध्यमों से भी। तो आज कल क्या सरकार एमएसएमई वर्ग का भला करेगी? कल के बजट में क्या हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि अर्थशास्त्री मित्र भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है इस पिछले 2 साल के काल में वो एमएसएमई का हुआ है, जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनका हुआ है, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो बिल्कुल डेली वेजेस वाले लोग हैं उनका हुआ है, उन युवाओं का हुआ है जिन्हें नौकरी के नाम पे सिर्फ जुमले मिले हैं पिछले 7-8 वर्षों में। तो कल के इस बजट में क्या सरकार इन सबको लेकर कोई संतोषजनक उत्तर हमें देने वाली है? यदि हाँ, तो वो कल सामने आ जाएगा और कल फिर हम चर्चा कर रहे होंगे, और फिर कल हम यदि कुछ सराहनीय होगा तो उसकी सराहना भी करेंगे। लेकिन यदि फिर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ चुनावी बजट है या लुभाने वाला बजट है, तो फिर तो वैसी ही बात कही जाएगी ना अमित जी। ठीक है, चलिए महिमा जी, उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जो सराहना आप करें। हो सकता है कि आप उसमें भी मीन मेघ निकाल दें, क्योंकि हमने पिछली बार अमित जी 35,000 करोड़ की बहुत सराहना की थी, लेकिन हताशा हाथ लगी। सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप तक हताशा हाथ लगती रही। अपनों को मरते हुए देखते रहे, अपने सह नागरिकों की हाहाकार सुनते रहे, पर कोई मदद सरकार के हवाले से सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना नहीं मिली। ठीक है, वंदना पोपली जी, देखिए जो बार बार कह रही है महिमा जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो एमएसएमई जो सेक्टर है, देखिए वहां से ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा रोजगार अगर सृजन होता है तो वहीं से होता है, और उस पर सरकार का फोकस होना चाहिए। इसके लिए बजट में बड़ा एलोकेशन होना चाहिए। इस बात की उम्मीद भी जो एमएसएमईज हैं वो लगातार कर रहे हैं। तो सरकार क्या कुछ कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो नहीं, ये सवाल इसलिए भी वंदना पोपली जी क्योंकि देखिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, देश के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैंने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि महंगाई और बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। उस पर किस तरीके से सरकार फोकस करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वंदना पोपली जी, देखिए अमित जी, जितने भी चैलेंजेस आए हैं हम उन पे खरे उतरे हैं। एक एक बात का मैं जवाब जरूर दूंगी, लेकिन सबसे पहले एक बीबीसी का भी इन्होंने जिक्र किया। बीबीसी न्यूज का ही मैं आपको यहाँ पर एक हेडिंग दिखाना चाहूंगी। अगर आपको डेट दिखाई दे रही हो तो ये 2013 का है, और इसमें क्या लिखा है? आर्थिक विकास दशक के सबसे निचले स्तर पर, जब इनके पास प्रधानमंत्री एक इकोनॉमिस्ट थे जिनको ये मानते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी इकोनॉमी चलाई थी। और अभी यहाँ पर ये जुमलों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को बहुत हद तक साफ हो चुका है कि जुमले कौन दिया करते थे और इकोनॉमी को बेहतर ढंग से कौन लेके जा रहा था। सबसे पहले आपका जो प्रश्न है, आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, आपने छोटे उद्योगों की बात की। बिल्कुल सही बात है। सरकार का पूरा फोकस कहीं ना कहीं छोटे उद्योगों की तरफ है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको कहा था कि स्टार्टअप्स जो है हमारे वो ग्रो कर रहे हैं। हम जो छोटे उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैंने आपको बताया 4 लाख करोड़ लोन दिया गया ताकि लोग जो है वो भी कोलेटरल के बिना, यानी कि उसके बदले में आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, जिसको रेहन बोलते हैं, उसको रखने की जरूरत नहीं है, उसके बिना आपको लोन दिया जाएगा ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। अगर मैं हरियाणा के आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो हरियाणा में जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर है बनवारी लाल जी, उनके और मुख्यमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है उसके हिसाब से आप अपना कोई भी एक हर एक स्टोर है वो ले सकते हैं। ये स्टोर की बात कर रही हूँ मैं, बिजनेस उद्योगों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं। स्टोर ले सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है उनको 5 लाख तक की मदद करेगी। अगर उनको इनकम नहीं हो रही तब भी उनको वो फाइनेंशियली मदद करती रहेगी। तो कोलेटरल के बिना अगर लोन दिया जाएगा तो मुझे लगता है स्टार्टअप होंगे, उद्योग जो है वो सामने आएंगे। और जब हमारे पास अगर हम FDIs ला पाए
या हमने अच्छा सा माहौल जैसे हम बना पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा, उद्योग ज्यादा आएंगे तो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। तो मुझे लगता है कि कल का जो बजट है वो इन सब चीजों को फोकस में करते हुए, जहां तक मैं समझती हूँ इन सब चीजों को फोकस में करते हुए लेकर आएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण मेरे हिसाब से यही कह रहा है। जहां तक महिमा जी की एक और बात थी, उन्होंने यहाँ पर किसान जो बिल आए थे, कानून आए थे, उनके बारे में कहा, तो जब आपने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि चर्चा करके नहीं लाए। पता नहीं कितने कानून आए होंगे महिमा जी आपके समय में, क्या सभी चर्चा करके लाए गए थे क्या? आप लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव किस लिए भेजे जाते कि वो जाए और उनके लिए कानून बनाए? क्या प्रत्येक कानून जो है वो चर्चा करके, अगर पब्लिक डोमेन में हर एक चीज चर्चा के लिए आ जाएगी तो रिप्रेजेंटेटिव, हमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है? हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना कर ले, हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है? और जब एक भी उसमें आप कारण नहीं बता पाए तो आप क्या बोलते हैं कि चर्चा नहीं करी जी, पूछा नहीं, उसमें खराब क्या वो नहीं बता पाए। उसमें आप 1% भी 1 पॉइंट नहीं बता पाए क्या खराब था उसमें। लेकिन चलिए मैं उस चर्चा पे नहीं जाऊंगी। आपकी यहाँ पर दूसरी और यहाँ पर बात करूं, आपने कहा कि बड़े बड़े झोल हैं, आपने यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल भी दिए कि किस तरह से 333 और 333 की आप कुछ एक बात करें तो जो झोल तो उस समय हुआ करते थे ना, जब एक दिन के लिए रजिस्ट्री खोल दी जाती थी और जीजा जी की रजिस्ट्री करा दी जाती थी, वो झोल तो पूरे देश ने देखे, पूरे प्रदेश में देखे, वो झोल हुआ करते थे। झोल मेरी सरकार में संभव नहीं है। हम डिजिटलाइजेशन पे इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी भ्रष्टाचार की कोशिश जो है वो नहीं हो, कहीं पर भी भ्रष्टाचार ना हो। पर आपने अपनी वैक्सीन को लेकर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुझे एक बात बताइए, हमने कब कहा कि हमारे पास हम पैसे नहीं लगा रहे वैक्सीन में? कब हमने कहा कि वैक्सीन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है? हम तो वैक्सीन लगा रहे थे, शोर तो आप ही मचा रहे थे कि ये तो मोदी की वैक्सीन है, ये मत लगवाओ, इसको लगवाओगे तो ये हो जाएगा, इसको लगवाओगे तो वो हो जाएगा। सारे बयान में आपको पढ़ के सुनाऊं एक एक करके। तो मुझे लगता है महिमा जी, शब्दों का खेल अच्छी बात है, राहुल जी कर रहे हैं, आजकल आप भी कर रहे हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि आपने अपने समय में क्या किया था। आज जो आम जन है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई है, उनको लगता है कि हमारी इकोनॉमी फिर से जो है रफ्तार पकड़ रही है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी आप क्या चाहती, वंदना पोपली जी आप क्या चाहती हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बोले ना, वो ट्वीट ना करें? बिल्कुल, आपको उस पर आपत्ति है क्या? नहीं, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आप लोग सड़कों पर करते थे, किसान बिलों पर अर्धनग्न होकर प्रोटेस्ट करते थे आप लोग, तो अगर वो ट्वीट कर रहे हैं तो आपको इस पर आपत्ति क्यों है? भाई विपक्ष के नेता होने के नाते उनका फर्ज बनता है मुद्दों को उठाना, और महंगाई से तो मुंह नहीं मोड़ सकते हैं ना आप भी, महंगाई से मुंह तो आप भी नहीं मोड़ सकते हैं ना। आप देखिए पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कहां जा रही हैं, आप देख लीजिए, पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार कर गए। अब देखिए आप ये भी तो देखिए ना कि किस तरीके से सरकारें खेल करती हैं। पिछले 8 महीने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पिछले 8 महीने से बिल्कुल स्थिर बने हुए हैं पेट्रोल डीजल के दाम, बिल्कुल स्थिर बने हुए हैं, ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। क्यों? लेकिन क्या ये चुनावी साल नहीं होता तो ऐसा होता? इससे पहले हम लगातार देख रहे थे किस तरीके से हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे। तो ये तो वंदना पोपली जी आपको भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सरकारें समय समय पर अपने हिसाब से खेल करती हैं, ये मानिए बात आप। अमित जी मैं जवाब दूं? और इसमें ना बीजेपी कम है ना कांग्रेस कम है इसमें। अमित जी मैं जवाब दूं? सबसे पहले मुझे किसी भी बात पे एतराज नहीं है, वो महंगाई पर रोजगार पे प्रश्न उठा सकती हैं, जरूर उठाएं, उसका जवाब भी मैं दूंगी और आंकड़ों के साथ दूंगी। उनके समय में कितनी नौकरियां थी, हमारे समय में कितनी नौकरियां थी, वो हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। और एक चीज ये मान के चल लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण में जो मेन पॉइंट सामने आए हैं वो साफ दिखाते हैं कि हमारी सरकार का फोकस क्या है। हेल्थ पे जब हम 37% जब पिछले साल बढ़ा सकते हैं, नई शिक्षा नीति ला सकते हैं, तो उसके बाद रोजगार और छोटे उद्योग कहीं ना कहीं हमारे फोकस में है, किसान भी हमारे फोकस में है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में आसानी से दिख रहा है। आप कल देखेंगे इस चीज को कि कितने अच्छे से इन सब चीजों को एड्रेस किया गया है। ठीक है पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के सर 2 सवाल मैं अभी लौट रहा था आपके पास, मैं आता महिमा जी मैं आप ही के पास आऊंगा। मैं सोच रहा हूँ एक बार पंकज जी के पास चलते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि आप दोनों ही आपस में उलझ जाएं और उसके बाद जी मैं आता हूं आपके पास। पंकज जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत बात की जा रही है, बहुत ज्यादा जिक्र किया जा रहा है। जिक्र इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि भाई देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और ये कहा जाता है कि देश की जीडीपी में
7.5% का योगदान है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। तो उसको लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद आप कर रहे हैं क्या कल? क्योंकि कोरोना काल में तो प्रभावित ये सेक्टर भी हुआ है ना। हाँ, कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा अफेक्ट सेक्टर रहे हैं उनमें से एक ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर रहा है। तो कल लगता है कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह के, क्योंकि गवर्नमेंट का थ्रस्ट ईवी के ऊपर ज्यादा है, तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ईवी के ऊपर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर सकती है। और ऑटो सेक्टर में भी PLI स्कीम वगैरह गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो जिससे कि इन सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। डेफिनेटली कल बजट में इनके ऊपर काफी कुछ आने वाला है। ठीक है, महिमा जी। 2 सवाल अमित जी, 2 सवाल, सिर्फ ये 2 सवाल पूछ फिलहाल मैं बाकी सारा समय भाजपा प्रवक्ता के लिए छोड़ दूंगी कि वो इन 2 सवालों का जवाब हमें दे दें। पहली बात तो उन्होंने 2 टर्म्स का इस्तेमाल किया है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये मैंने तो सोशल स्टडीज में कभी कहीं पढ़ा नहीं, वो मुझे समझा दें। इंटायर पॉलिटिकल साइंस भी समझा। मेरा प्रश्न पूरा होने दे। भाजपा प्रवक्ता अनुशासनहीनता कृपा करके छोड़ दे, मेरे को मेरा प्रश्न पूरा करने दे। अमित जी हस्तक्षेप करें। अमित जी कृपा करके वंदना पोपली जी सुन लीजिए, भाजपा मानती नहीं, क्या करें? ठीक है वंदना पोपली जी सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। पहला प्रश्न इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मैंने ये टर्म्स कभी ना कभी कहीं सुनी है, न जानती हूँ। इंटायर पॉलिटिकल साइंस भी समझा दें साथ साथ, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री है, वो कहाँ से होती है हम भी कर लेंगे। दूसरा प्रश्न अमित जी हमारा ये है कि इन्होंने अभी बात की कि कानून कैसे लाए जाते रहे हैं, हमें वो ये भी समझा दें और हमारे दर्शकों को भी समझा दें कि हमारे देश के अंदर कानून लाने की प्रक्रिया क्या है। कांग्रेस के समय में हमेशा गैजेट के अंदर चर्चा के लिए छोड़ा गया और 30 दिनों का कम से कम समय हमेशा दिया गया है चर्चा के लिए। आज तक के इतिहास में कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है ना भाई, उन्होंने यही तो कहा है, जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को, यही तो कहा उन्होंने। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता है कुछ ऐसा कहा। मेरा प्रश्न है वो हमें प्रक्रिया समझा दे कानून बनाने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हर प्रश्न पब्लिक डोमेन में छोड़ देंगे तो फिर तो ऐसा हो जाएगा वैसा जो भी उन्होंने कथन किया। तो वो हमें समझा दें कि यदि पब्लिक डोमेन में ना छोड़ा जाए प्रश्न को लॉ बनाने के लिए तो कौन सी प्रक्रिया है, वो हमें वो प्रक्रिया समझा दें। कैसे बनता है हमारे यहाँ कानून, कृपा करके हमें ये समझा दें, हमें जरा कम ज्ञान है। जवाब दे दूं अमित जी? हाँ बोलिए वंदना जी बोलिए। अमित जी आज तो आपके यहाँ कक्षा लगानी पड़ेगी और मुझे लगता है कि डिक्शनरी खोलिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है। एक डेमोक्रेसी में जब सब लोग इकट्ठे बैठ के डिसीजन लेते हैं, वो डेमोक्रेसी डायरेक्ट होती है। और अगर आप परिवार में बैठकर 5 लोग इकट्ठे डिसीजन ले रहे हैं तो उसको भी डेमोक्रेसी ही कहा जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता, लोकतंत्र टर्म है जो आप हर एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये होती है कि जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, उनको कहते हैं कि आप हमारी जगह डिसीजन लीजिए, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दूसरी बात, आपने कहा चर्चा की बात। चर्चा, प्रश्न आए पब्लिक डोमेन में वो बात अलग है, लेकिन पब्लिक डोमेन में चर्चा हो ऐसा कभी नहीं होता कि पब्लिक डोमेन में सभी जो लोग हैं वो अपने व्यूज बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय ऐसा जरूर हुआ था कि जब चर्चा हुई थी और वो उसके बारे में जो है लेटर्स लिखे जाते थे, लेकिन अभी जो है लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होती है, उसके बाद अगर दोनों जगह से पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट ने पास कर दिया तो उसके बाद उसको माना जाता है। और मनी मैटर पे है तो पहले लोकसभा में रेज होगा, अगर ऑर्डिनरी बिल है तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में रेज हो सकता है। तो मुझे पॉलिटिकल साइंस मत पढ़ाइए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचे कि किसानों को बिठा के उनसे चर्चा की जाए और फिर लॉ लाया जाए तो हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है। लेकिन किसानों के लिए, भले के लिए लाया गया, लेकिन आप उसका एक भी उसमें ये नहीं बता पाए कि उसमें गलत क्या था। ये सबसे बड़ा प्रश्न है मेरा कि किसानों के जो कानून आए थे उसमें गलत क्या है वो आप बता दीजिए ना। आप वहां पे उलझा रही हैं कि चर्चा, मुझे बताइए तरीका क्या होता है, किस तरीके से जो है वो कानून बनता है, तो मुझे मत बताइए। आपको क्या लगता है कि किसानों को बुलाकर फिर उनसे चर्चा कराई जाए? गैजेट में प्रकाशित होता है, मैं मना नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महिमा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर पंकज जी के पास जा रहा हूँ। किसने चुने हैं? तो पॉलिटिकल साइंस आपको मेरे से सीखने की आवश्यकता है। राहुल जी को भी कहिए, वो भी सीखे और आप भी सीखे। ठीक है, कैसी लगी आपको ये महिमा जी, वंदना पोपली जी की क्लास? यही कहा
अमित जी, मैंने तो यही कहा, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का मतलब भी समझा दें, जिसमें प्रधानमंत्री जी की MA है, और ये टर्म्स भी बता दें, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा ज्ञान कम है, क्योंकि ये जो टर्म्स यहाँ यूज कर रही हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बीच में इंटरवीन ना करें, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है अमित जी हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड वी आर गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। हमारा जो संविधान है, हस्तक्षेप बीच में ना बोले, यदि बीच में बोलते हैं तो बौखलाहट दिखाई देती है भाजपा की, डरी हुई भाजपा की बौखलाहट हस्तक्षेप करने से साफ साफ नजर आ जाती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया जब हमारे प्रस्तावना में लिखा गया संविधान की, अमित जी, तो उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वर्ग विशेष से ना बीच में ना बात किया करें, बीच में ना बोला करें, बीच में बोलने से आपकी अनुशासनहीनता, आपका डर, आपकी बौखलाहट, भाजपा की बौखलाहट साफ साफ नजर आती है। भाजपा जब बौखलाती है तो हस्तक्षेप करती है, भाजपा जब बौखलाती है तो दूसरों को अपनी बात करने नहीं देती है, और न ही चर्चा को सुचारू रूप से करने देती है। अमित जी, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, तो मुझे लगता है आपको सुनिश्चित करना चाहिए। वंदना जी बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन पता नहीं क्या बोल रहे हैं मैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन आपने भी देखिए, आपने 5 मिनट तक उनको क्लास दी, बड़े तसल्ली पूर्वक उन्होंने सुना, आपकी क्लास में बिल्कुल भी उन्होंने इंटरप्ट नहीं करा, लेकिन आप उनको इंटरप्ट कर रही है, गलत है। तो पूछ ले मेरे से ना। ठीक है, बोलिए नई चीज ना डाले उसमें। महिमा जी बोलिए। शिक्षक बनने का पहला नियम अनुशासन है, जो भाजपा की किसी प्रवक्ता, किसी कार्यकर्ता में कहीं दिखाई नहीं देता। शिक्षक बनने के जो पाप भाजपा के प्रवक्ता देख रहे हैं, समय खराब हो रहा है, वरना को भी समय खराब हो रहा है। महिमा जी, समय खराब हो रहा है, बहुत खराब, मुद्दे पर आते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, ये एक लोकतंत्र है, और इसमें वर्ग विशेष का विमर्श लेना, उनसे संवाद करना, ये इस लोकतंत्र का नियम है। इसमें ये जो भी टर्मिनोलॉजी लेकर आए, जो भी शब्दावली का इस्तेमाल करते रहे, वर्ग विशेष को इग्नोर करके उसे एक तरफ, ठीक है मैम, अगर जब लाएंगे घुटनों के बल आएंगे, ठीक है, पंकज जी देखिए, वैसे तो मेरा कोई विषय नहीं है, परंतु वंदना जी ने जो डेफिनेशन डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की थी, ये तो बहुत मतलब सार्थक भी है और ठीक भी है। पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, कि फैमिली के अंदर बैठ के डिस्कस करके, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी डायरेक्ट। बाकी एक बात और मैं कहना चाहूंगा महिमा जी से, कि महिमा जी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो उन्होंने बताया कि आप जो सांसद है आपस में डिस्कस करके जो बिल लाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हर विषय में अगर हर आम आदमी को इन्वॉल्व करने लगेंगे तो वही हाल होगा जो कांग्रेस की लास्ट ईयर की गवर्नमेंट रही ना जी, कोई एक्शन ही नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ। वो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कितना सार्थक है, कितना। हाँ, आप ये तो शिकायत कर सकते हैं कि किसान बिल के ऊपर इन्होंने शायद सांसद को या अपनी विपक्षी पार्टियों को इतना इन्वॉल्व नहीं किया, परंतु ये कहीं पे भी नहीं लिखा डेमोक्रेसी में कि आपको हर समय समाज के हर तबके को बिल बनाने, क्योंकि गवर्नमेंट का कार्य ही बिल बनाना है समाज के लिए। तो मेरे को ऐसा, जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई गलत नहीं हुआ। हाँ, आपकी शिकायत ये जायज हो सकती है कि विपक्षी को, पार्टियों को उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, जल्दी से महिमा जी 10 सेकंड है आपके पास। जो हमारे शास्त्री मित्र ने कहा, ये तो है ही कि विपक्ष को तो इन्वॉल्व किया ही नहीं, माइक यूज कर दिए, वो तो था ही। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ अमित जी ये है, ठीक है मैम, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। कोई लॉ लाते हैं, बिल को आपको पब्लिक में रखना होता है, जल्दी से अखबारों में पब्लिश करना होता है, सभी जगह। देखिए, आपने इस डिबेट को डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारी डिबेट थी बजट को लेकर, लेकिन आप कहाँ इस डिबेट को लेकर चले गए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी है, माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं। कल बजट पेश होने वाला है, एक बहुत बड़ा दिन, इसका हम इंतजार कर रहे हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से देश के लिए क्या कुछ निकलेगा, आम लोगों के लिए क्या कुछ खास उसमें होगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए। फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।